हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसपे हम लोगों ने 50% चैप्टर कवर कर लिया था। 50% चैप्टर बाकी था, उसको आज हम लोग कवर करेंगे और चैप्टर को आज ही कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले देखो, हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कुछ सारी चीजें देख ली थी। अब जो हम लोगों को देखना है वो है मीनिंग ऑफ प्राइस। क्या है भाई? मीनिंग ऑफ प्राइस। क्या है देखना है? मीनिंग ऑफ प्राइस देखना है। ठीक है, बस एक मिनट रुकना है, सो पेन निकाल लूं। चल आ जाओ। अब है टॉपिक का क्या नाम हमारा? मीनिंग ऑफ प्राइस। अब ये प्राइस क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में प्राइस का मतलब भाई क्या होता है? किसी चीज को परचेज करने के लिए जो लोग पैसे पे करते हैं, कुछ भी, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को लेने के लिए जो पैसे दिए ना, कंज्यूमर जो देता है वो क्या होता है? प्राइस होता है। किसी भी चीज को खरीदने के लिए जो पैसा देते हो ना, वो क्या होता है? प्राइस होता है। तो प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर, जो बायर पे करता है टू परचेज अ गुड और सर्विस। किसी भी गुड को या सर्विस को लेने के लिए जो पैसे हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। आगे मीनिंग ऑफ वैल्यू। क्या है? मीनिंग ऑफ वैल्यू। अब ये वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर तो फिर बताता हूँ। देखो, अब मीनिंग ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? वैल्यू, वैल्यू समझते हो? वैल्यू मतलब आपकी क्या वैल्यू है दुनिया की नजर में, हमारा घर वालों की नजर में, एक इमेज। तो वैल्यू इकोनॉमिक्स में दो सेंसेस में देखी जाती है। कितने? टू सेंसेस के अंदर वैल्यू का मतलब देखा जाता है भाई। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया आपका वैल्यू इन टू सेंसेस, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। क्या होता है? वैल्यू इन यूज और दूसरा क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू देखी जाती है भाई। वैल्यू से याद आया कि आपकी क्या वैल्यू थी उसकी नजर में, समझ रहे हो? उसी तरह वैल्यू आप यूज में कितने थे, आप एक्सचेंज में क्या वैल्यू है आपकी, समझ रहे हो? आपकी वैल्यू होगी ना किसी की नजर में, उसी तरह वैल्यू इन यूज, यूज में आपकी क्या वैल्यू है, समझ रहा? कोई चीज है, जैसे मोबाइल है, मेरे पास 4 मोबाइल है, लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ 3 ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू है? नहीं। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो किसी के पास 3 है तो आपको इज्जत नहीं मिल रही ना, यानी कि आपको कोई इज्जत ही नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपको कोई वैल्यू ही नहीं है। एग्जाम्पल है भाई, ठीक है, पर कोई पर्सनल नहीं ले लेगा। ठीक है, तो वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है? वैल्यू इन यूज का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज मेरे यूज में है उसकी, तो फिर वो वैल्यू है। अगर कोई यूज में नहीं है तो वैल्यू नहीं है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे फिर वो इंसान हो। समझ में आ रही बात? तो अगर मेरे उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, यूज में है, ठीक है, तो वैल्यू है। अदरवाइज पड़ा हुआ है किसी कोने में, कोई इज्जत ही नहीं है, तो वैल्यू नहीं है। वैल्यू इन यूज। दूसरा क्या होता है? वैल्यू इन एक्सचेंज की बात करता हूँ। द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। अगर किसी भी कमोडिटी से, किसी भी चीज से मेरी वांट सेटिस्फाई हो रही है, डेट उसकी वैल्यू है। नहीं हो रही है, हाँ अब जब, तो वैल्यू नहीं है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो आओ नंबर 2 पर क्या है? वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज करने पर क्या वैल्यू है? अब जैसे मान लो एक मेरा मोबाइल है सैमसंग ओप्पो का, ठीक है। अब ओप्पो का मोबाइल है मेरा, 20,000 रुपीज का आता है, मालूम कितने का भी आता है? ओप्पो का है। सामने वाले का एक जो है भाई एप्पल है, आईफोन है। अब इसमें क्या है? वो कह रहा है मेरा मोबाइल महंगा, मैं कह रहा हूं मेरा महंगा है। मेरा साबित कैसे करें? जब एक्सचेंज में जाओगे तो बदले में कोई ना कोई चीज मिलेगी भाई। इसको दे के आपको क्या मिल रहा है? तो अब, या फिर दे के कितना पैसा मिल रहा है, एक्सचेंज में कितनी वैल्यू है, तो समझ में आ जाएगा एक्सचेंज करने पर ओप्पो की वैल्यू ज्यादा है कि आईफोन की। समझ में आ रही बात? द पावर ऑफ कमोडिटी टू बी एक्सचेंज फॉर मनी और अदर गुड्स। अब जब गए इसको लेके, तो ये 15-20 का बिक रहा है, ये मार्केट में 50 का बिक रहा है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? इसकी। वैल्यू दो सेंस में होती है, एक तो आपकी यूज में होती है बेटा जी, और दूसरी वाली एक्सचेंज में होती है। ठीक है, आओ बेटा आगे आओ। मीनिंग ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा जी? कंजम्पशन का मतलब होता है जो भी चीज को हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खरीदते। इवन जो कपड़े मैंने पहने ना, कंजम्पशन। मोबाइल यूज कर रहा हो, क्या कर रहा हो? कंजम्पशन। जो खा पी रहे हो ना, वो क्या है? कंजम्पशन। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू मीट प्रेजेंट नीड्स, मतलब जो रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर रहे हैं, पंखा चल रहा है मेरे सर पे, ये क्या है? कंजम्पशन। तो यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट अफेक्टिंग फ्यूचर जनरेशन।
मतलब कोई भी चीज को सॉरी कंजम्पशन इज द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जो भी गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन बोलते हैं। नंबर 2 पर क्या भाई, मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन। क्या है बच्चा, सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब ये सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जो यूज कर रहे हो ना उसको ऐसे यूज करो कि जो आपकी जनरेशन है, जो आपके बच्चे होंगे ना आने वाले टाइम पे, तो वो भी क्या कर सके, उस चीज को यूज कर सके। ठीक है, ये ना हो कि आज बुलेट चला रहे हो, बुलेट चलाते जा रहे हो, अब यार पेट्रोल डीजल तो खत्म हो गया। अब आपके भी तो बच्चे होंगे एक दिन, कभी तो शादी वादी करोगे कि नहीं करोगे, तो जब होंगे तो उनको तो पता ही नहीं रहेगा यार बुलेट क्या होता था, ये क्या है, बेचारे वो इलेक्ट्रॉनिक वाली बाइक चलाएंगे जिसमें कोई आवाज ही नहीं आती है। तो कहने का मतलब सस्टेनेबल कंजम्पशन का ऐसे इस्तेमाल करो कि जो आने वाली जनरेशन है, ऐसे यूज करो कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसका मजा ले सके, वो भी उसको यूज कर सके। समझ में आ रही बात, चलो समझ में आ रही है ना, तब ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सस्टेनेबल कंजम्पशन। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। क्या है बच्चा, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सीधी सादी भाषा में बात करें, महंगाई। क्या होता है इन्फ्लेशन का मतलब, महंगाई। तो जब महंगाई बढ़ती है इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। अब एक चीज मान लो पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो महंगाई नहीं है, आलू प्याज भिंडी सब कुछ महंगा हो रहा है, वो क्या है, इन्फ्लेशन है। लेट सपोज मान लो पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अब 100 रुपए में पहले मैं 4 मार्कर्स लेता था, कितने, 4 नहीं, मैं ले लेता था 5 मार्कर्स ले लेता था, कितने, 5 मार्कर्स, यानी कि 20 रुपए का एक मार्कर मिलता था, मैं 5 मार्कर ले गया था। आज भी मेरे पास 100 रुपीज है, लेकिन अब मैं मान लो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्कर, 4 मार्कर ले पाता हूँ, कितने, 4। तो 100 रुपए कल भी थे, 100 रुपए आज भी है, लेकिन अब 100 रुपए में पहले 5 मिलते अब 4 मिलते, यानी कि मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी, कम हो गई। जब आपकी कंट्री की जो हाथ में पैसे है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तुमको ऐसे ही समझा देता हूँ, समझो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब बेटा ये होता है सॉरी यार गला बैठा हुआ है ना, बुरा ना मानना। ठीक, देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पर किसी भी कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन अब मार्केट में सप्लाई कम, नहीं बना पा रहे हैं, कुछ टाइम अचानक से कुछ ऐसा हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, कोविड में जैसा था ना, ऑक्सीजन वगैरह की बहुत डिमांड थी, सप्लाई कम हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन पे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, लोग सामान महंगा बेचने लगते हैं, जानबूझ से महंगा बेचते हैं। ऐसे टाइम पे मदद करनी चाहिए और महंगा बेचते हैं, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होता है ना यार। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर कॉस्ट महंगी हो जाए, जैसे मान लो आ, ये जैसे मान लो एक मोबाइल फोन है, पहले 10,000 का मिल जाता था सेम फीचर्स पे, अब वो 10 की जगह 12 का मिल रहा है, क्यों, क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई, रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है। जो आप फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, एक चेयर पहले 200 की मिल जाती थी, वही चेयर अब 600 की मिलती है, क्यों, क्योंकि लकड़ी महंगी हो गई, क्योंकि उसके जो पार्ट्स लगते हैं, रॉ मटेरियल लगता है उसमें, सब महंगा हो गया। जब महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है दुकानदार को महंगी पड़ रही तो आपको भी महंगी मिलेगी। तो इस वजह से भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगती है। ठीक है, चलो भैया ठीक है, आगे बात करते हैं। डिमांड पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। अच्छा यहाँ से समझ में आ रहा था, एक इंपॉर्टेंट बात ले लो यार, अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्शियल स्टडी, कॉमर्स बिजनेस सब सेम ही हो गया है, तो ये सारे सिलेबस आपको पढ़ाए जाते हैं। और क्लास 9 जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो ऑलरेडी करेक्टेड है, लेकिन जो बच्चे पहली बार, उनको मैं बता दूं कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है तो ऐड हो लो, नंबर ले लो 8957250045। अभी फ्यूचर में भी हम क्लास 12 तक साथ में पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर नोट्स वगैरह कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, अपना नेम क्लास सिटी मेंशन कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किया भाई तो इंस्टा पर फॉलो कर दो, ये आपके सर की फीस है, तो ये फीस तो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, ये फीस है, यही फीस है मेरी, इसको फॉलो कर दो, ठीक है। आई होप फॉलो करोगे, नहीं करोगे तो फिर गलत बात है, इतना तो करना चाहिए सर के लिए ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, हो गया, अगला क्या है, इतना हो गया,
मीनिंग ऑफ मार्केट क्या है भाई? मार्केट, मार्केट समझते हो कि नहीं समझते हो? मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर बायर और सेलर एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, और बदले में क्या ले रहे हैं? पैसे। मतलब वो पैसा दे रहा है, वो क्या कर रहा है? सामान एक्सचेंज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। अब मार्केट प्ले सिस्टम वेयर बायर सेलर एक्सचेंज गुड सर्विस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, एक होती है गुड मार्केट और एक क्या होती है? फैक्टर मार्केट। क्या होती है बच्चा? एक होती है गुड मार्केट और एक क्या होती है? गुड्स मार्केट। दूसरी क्या होती है? फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट क्या होती है जान लो, फैक्टर मार्केट क्या होती है ये भी जान लो। तो गुड्स मार्केट का मतलब होता है मार्केट वेयर फिनिश गुड्स आर सर्विसेज आर बॉट सोल्ड। फिनिश गुड्स का मतलब बने सामान बन गए। आपके हाथ में मोबाइल है, क्या है? फिनिश गुड्स। आपके हाथ में जो भी मतलब यूज फिनिश कन्वर्टेड है, बन चुका है, वो सारी चीजें क्या होती है? फिनिश गुड। और जो आधा अधूरा है जिससे आप कुछ बनाओगे, वो अनफिनिश गुड्स होता है। ठीक है, जिससे सामान बनाते हैं। गुड्स मार्केट जो कंज्यूमर यूज करता है, गुड्स मार्केट सिंपल जो कंज्यूमर यूज करता है। ठीक है, तो वो हो गई। दूसरी फैक्टर मार्केट क्या है? वेयर फैक्टर्स प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब फैक्टर मार्केट का मतलब वो मार्केट जिससे आप सामान और बनाते हो, वो सब चीजें किसमें आती है? फैक्टर मार्केट के अंदर आती है। सिर्फ टर्म्स है, मीनिंग आ सकती है, और ज्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। मनी का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ मनी भाई क्या है? मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब इंडिया में जो भी चीज देके आप कोई चीज खरीद सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? मनी। अब जो नोट है, करेंसी है, वो क्या है? मनी। 500 की, 1000 की नोट पहले चलती थी, बंद हो गई, तो वो मनी नहीं रही। गवर्नमेंट बोल दे कि इकोनॉमिक्स की बुक के सारे पन्ने अब से मनी है, तो माना जाएगा। हालांकि बोलेगी नहीं, लेकिन बात कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट बोल देगी इकोनॉमिक्स का पन्ना पैसा है, असल उसकी वैल्यू है, तो फिर वो मनी बन जाएगा। तो गवर्नमेंट इसको लीगल टेंडर बोल देती है, वो क्या होता है? वो आपका मनी कहलाता है। ठीक है, अरे भाई आ जाओ, कहाँ गए? आगे है मीनिंग ऑफ इनकम। छोटी छोटी सी चीजें हैं, देखो भाई। इनकम, इनकम का मतलब जो पैसा कमाते हैं ना, वो क्या होता है? इनकम होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे आपको फीस मिली, क्या है? इनकम। तो मनी, इनकम इज द मनी अर्न बाय एन इंडिविजुअल। क्या है? कोई इंडिविजुअल पर्सन जो पैसा अर्न करता है, उसको इनकम बोलते हैं। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस फर्म अर्न करता है, वो भी क्या है? इनकम। फ्रॉम प्रोवाइडिंग गुड्स, सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अपना गुड्स बेच के, सर्विसेज देके जो पैसा कमाते हो, वो क्या होता है? इनकम होता है। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम क्या भाई साहब? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर। मतलब नेशनल इनकम का मतलब होता है आप किसी एक साल में जो आपका होता है, उसमें कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो। जितना ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करोगे, उतना भाई पैसा लोग कमाएंगे, उतनी देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। ठीक है। और पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब आपके देश में एक व्यक्ति की इनकम कितना है, एवरेज निकाल दो। होता नहीं, विराट कोहली एक मैच में 100 रन बनाए, दूसरे में 40 बनाए, तीसरे में 50 बनाए, डिवाइड बाय 3 कर दो 3 मैच का। उसी तरह आपकी कंट्री में टोटल कितनी पॉपुलेशन है, देखो पॉपुलेशन को ऊपर नेशनल इनकम, उससे डिवाइड कर दो, जो आएगा वो आपकी क्या होगी? पर कैपिटा इनकम होगी। तो पर एक व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है आपके देश में, उसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इज दैट क्लियर? चलो भी आओ आगे आओ। आगे क्या है? सेविंग। इनकम से कंजम्पशन माइनस कर दो, उसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, याद कर लो, बहुत काम आएगा भैया। एस इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ये मतलब वाई से इनकम होता है, सी से कंजम्पशन होता है, तो सेविंग में से इनकम माइनस कंजम्पशन कर दो। ठीक है, मतलब इनकम से कंजम्पशन माइनस कर दो, सेविंग होती है। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ, 70 रुपए खाता हूँ, तो कितना बचा? 30 रुपए, 30 रुपीज। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी सेविंग हो गई। तो सेविंग क्या है? इनकम से कंजम्पशन को हटा दो, जो पैसे बचते हैं वो क्या होते हैं? वो सेविंग होती है। ठीक है, चलो अब अगला क्या है? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो आप पैसा कहीं लगाते हो जिससे और पैसा कमा सको। कहीं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं लोग, सुनते हो, जमीन खरीद के डाल दिया, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग कैपिटल एसेट दैट इंक्रीज फ्यूचर प्रोडक्शन। फ्यूचर में और प्रोडक्शन हो और पैसा कमाए, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। वेल्थ क्या होता है इकोनॉमिक्स में? वेल्थ रेफर्स टू ऑल दोज गुड्स दैट हैव यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसपर्टी एंड मनी वैल्यू। मतलब ऐसी चीज
नॉर्मल वेल्थ का मतलब है जमीन जगह संपत्ति, लेकिन इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो, जो यूटिलिटी क्रिएट करे, जिसकी स्कार्सिटी मार्केट में कमी हो, जिसमें ट्रांसफरेबिलिटी हो, जो एक दूसरे से एक इंसान से दूसरे इंसान को दे सकते हो, और जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, मनी वैल्यू, वो क्या होती है? वेल्थ होती है। ठीक है, चलो आगे है मीनिंग ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है किसी का भला करना। वेलफेयर मीन द वेलबींग फॉर और सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, अब दो तरह का वेलफेयर होता है, एक होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, एक होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है जैसे आप हो, आप जा रहे थे ऐसे 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 करते हुए, ठीक है, और ऐसे गिर गए, मैंने देखा, मैंने आपको उठा दिया, हमने कहा उठो भाई, उठो उठो उठो, कैसे गिर गए? तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? मैंने उठा दिया और मैंने कहा चलो भाई चलो मैं घर छोड़ देता हूँ, पैसे से नहीं लिया, आपकी मदद कर दी। ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ रहे हो? आप ऐसे 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 दौड़ते हुए जा रहे थे, आप गिर गए तो मैंने उठाया, अरे क्या हो गया भाई, तो आपको चोट लग गई तो मैंने आपको घर छोड़ दिया अपनी बाइक पे बैठा के। ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। लेकिन अगर किसी की हेल्प मैं करूं पैसों से रिलेटेड, मतलब जिससे मतलब द पार्ट ऑफ वेलफेयर दैट कैन बी मेजर इन मनी, वो आपका कोई मैंने मदद करी जिसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, है ना, पैसों से रिलेटेड मैंने आपकी हेल्प करी, वो क्या है? इकोनॉमिक वेलफेयर। लेकिन इसको मेजर थोड़ी ना कर सकते कितने रुपए की मैंने मदद की, आप गिर गए, वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर दैट कैन नॉट बी मेजर इन मनी सच एज हैप्पीनेस पीस एंड गुड। मतलब जहां पर मनी हैप्पीनेस, मनी नहीं आता, हैप्पीनेस पीस ये सारी चीजें आती है, वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर आती है। लास्ट टॉपिक आता है, सेकेंड लास्ट टॉपिक, जिसकी है, इसका नाम है मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी यूनिट टेस्ट या थर्ड मंथली एग्जाम जो भी होने वाला है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है। ठीक है, मेरे सेकेंड रिकरिंग, रुको इसको पहले मैं सिस्टम से बैठा लूं फिर बताता हूँ। बिजनेस साइकिल इज द रिकरिंग फ्लक्चुएशन इन द लेवल इकोनॉमिक ओवर टाइम। देखो एक ऐसे समझो, ऐसे हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं बेटा, क्या करते हैं? कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आप पेप्सी का बिजनेस करो, आइसक्रीम का बिजनेस करो, आप कपड़े का बिजनेस करो, सूट का करो, जैकेट का करो, किसी भी चीज का बिजनेस करो, हर टाइम उसका एक टाइम आप क्या करते हो, एक टाइम नया नया बिजनेस होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग होती है ना, इंट्रोडक्शन होता है एक तरह से, जिसको एक्सपेंशन बोलते हैं। फिर एक टाइम वो अपने पीक पर जाता है, कहाँ जाता है? पीक पर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन वाला पार्ट। जब आप बिजनेस शुरू करते हो क्या होता है? एक्सपेंशन। फिर पीक आता है, फिर एक टाइम आप देखना उसका डाउनफॉल शुरू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं? रिसेशन। फिर एक टाइम उसका जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिक्लाइन फेस। कौन सा है वो? डिप्रेशन फेस होता है। क्या होता है? डिप्रेशन फेस होता है। और उसके बाद फिर उसकी क्या होती है? रिकवरी होने लगती है। मतलब कोई भी आप बिजनेस करो, शुरू में एक्सपेंशन होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसका एक टाइम पीक आता है, खूब एकदम टॉप पे रहता है, फिर रेसेशन पीरियड होता है, डाउनफॉल आता है, फिर एकदम डिप्रेशन होता है, फिर धीरे धीरे उसकी रिकवरी होने लगती है। आप कोई भी बिजनेस कर लो, ये साइकिल का पैडल ऊपर नीचे चलता है ना, तो बिजनेस भी हमेशा ऊपर नीचे चलता है, ये हमेशा रहेगा। ये नहीं सोचो कि हमेशा पीक पर ही रहोगे आप, ऐसा नहीं होता। यही होता है बिजनेस साइकिल। आओ दिखाता हूँ क्या लिखा है, देखो इसका बुक में तो बना है, जो मैंने बनाया था रफ कर दिया, देख लेना। तो सबसे पहले आपका एक्सपेंशन आता है, फिर पीक आएगा, रिसेशन आएगा, प्रिपरेशन आएगी, रिकवरी। मतलब एक्सपेंशन ऑफ प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है? प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट इंक्रीज, धीरे धीरे वो प्रॉफिट आपका बढ़ना स्टार्ट होता है। पीक, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी बिफोर डिक्लाइन बिगिन, डाउनफॉल आने से पहले आप अपने पीक पर आते हो। ठीक है, रिसेशन, इकोनॉमी एक्टिविटी स्टार्ट फॉलिंग विद लोअर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, धीरे धीरे आपका रिसेशन पीरियड आता है जहां पर आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। फिर आपको क्या आता है बेटा? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है लोएस्ट स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल, जहां पर आप सबसे लास्ट में चल रहे हो। और फिर रिकवरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बिगिंस टू इंप्रूव आफ्टर डिप्रेशन, उसके बाद आपकी क्या होता है? रिकवरी स्टार्ट होने लगती है। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गया? यही लिख के चले ना, इसका नोट चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड को डिस्क्रिप्शन में वहां से मिल जाएगा, एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? देखो जब एक आदमी डिमांड करता है तो वो क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड। जब पूरे लोग डिमांड कर रहे हैं, एक क्लास में 10 लोग बैठे, सब कह रहे हैं पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, क्या हो गया? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। पूरे टोटल लोग कितना डिमांड कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो टोटल कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं, कितने सप्लायर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। Aggregate supply is the total supply of all final goods and services produced in an economy during a given period. Is that over? समझ में आई बात? Is that clear? स्क्रीनशॉट वगैरह मत लो, नोट्स मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना जल्दी से।
ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, इंस्टाग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।